निकाह में लेकर यहाँ से चले जाओ, हम इसे मजीद अपने घर नहीं रख सकते। ने पलटकर पाउई को देखा जिसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। छोटी सी सुर्ख नाक और कपकपट हुए हमटा वो दुख और सामिंदगी से साया को देख रही थी। उसे यकीन था कि यहाँ मौजूद लोग उसे निकाह किए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे, लेकिन वह निकाह नहीं कर सकता था और वो अपनी जिंदगी में बिखरे हुए रिश्तों से पहले भी अच्छी तरह वाकिफ था। उसने उन लोगों की मिन्नत कर डाली, लेकिन उसके इल्फ लहजे पर भी आसिफ का फैसला रत्ती बराबर भी नहीं बदल पाया और कुछ ही देर के बाद काजी का इंतजाम कर दिया गया। आज दोनों तरफ से जबरदस्ती की जा रही थी। जहाँ पाउई हैरत और बेकिना का शिकार थी, वहीं रियाज अहमद अपनी जगह सकटा बैठा था। उसे यकीन ही ना था कि वो इतनी मुश्किलता में फंस जाएगा और अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो वो मीटिंग कैंसिल कर देता, लेकिन अपनी जिंदगी पर एक बोझ में इजाफा ना करता। कुछ ही देर के बाद काजी साहब ने हकीकत में निकाह पढ़ा दिया और वो एक ऐसे रिश्ते में फंस चुकी थी जिसका कोई सर पैर ही ना था। वो नहीं जानती थी कि मुकाबिल उसके साथ क्या सलूक करेगा और वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उसकी जिंदगी में थोप दी गई है। उसकी जिंदगी में पहले भी कोई और है, लेकिन उसे यह यकीन ना था कि उसका भाई उसके साथ यह सब कुछ करेगा। उसने आखिरी बार जाने से पहले मुंह को गले से लगाया और शिद्दत से रो पड़ी। आज उसके घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। अगर यहाँ के लोग उसे माफ कर भी देते तो वह कभी पलट कर यहाँ नहीं आना चाहती थी। चलो गाड़ी में बैठो, रियाज अहमद ने सख्त लहजे में कहा और वह शॉल को समेटते हुए गाड़ी में आकर बैठ गई। वो मुसलसल रो रही थी, इतनी शिद्दत से कि किसी को भी उस पर तरस आ सकता था और इब्द भी रोती ही नजरों से उसका चेहरा देख रहा था, लेकिन उसने भी इब्द से मिलना भी गवारा ना किया और खामोशी से उस घर को अलविदा कहकर वहां से चली गई। उसने जोर से गाड़ी का दरवाजा दे मारा और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने अपना गुस्सा धाट हुए उस पर निकाला था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे घर वाले इतने डखिये से सोच रखते हैं। तुम मिडिल क्लास लोगों ने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया है कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं। वो दहाड़ते हुए बावर करवा रहा था और वो कपकपट हुए वजूद के साथ वहीं बैठी उसे दुख भरी नजरों से देख रही थी। उस वक्त जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हुआ था और सामने बैठे शख्स उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर के बाद वह गाड़ी एक फ्लैट के सामने खड़ी कर चुका था और फ्लैट से उतरते ही वह उसे अंदर लेकर गया। देखो, यह निकाह चाहे जिस तरह भी हुआ, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ कि तुम भी बेकसूर हो, लेकिन तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी नाहिद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से नाहिद मेरी जिंदगी से चली गई तो सोच लेना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वह बस सर झुकाए किस्मत के फैसलों को देखती रही। सामने मौजूद शख्स किसी लड़की से नहीं बल्कि अपनी बीवी से बात कर रहा था। वो शादीशुदा था और बिलाल अहमद का इकलौता बेटा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वह उसके सर पर पड़ा हुआ बोझ है। अपने रिश्तों को बचाने के लिए वो एक मिनट नहीं लगाएगा और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा। उसे अच्छी तरह अपने रिश्तों के बारे में बावर करवाने के बाद वो वहां से उठकर चला गया और उसने फ्लैट का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही वह दरवाजे के साथ टेक लगाए वहीं बैठती चली गई और शिद्दत से रो पड़ी थी, इतनी शिद्दत से कि उसे अब खुदा से शिकवा होने लगा। वह शख्स पहले ही शादीशुदा था और वह उसके सर पर मसल्लटा थी, जबकि घर वालों ने उसे खत्म कर दिया था और वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी बेइज्जती का शिकार हो जाएगी। धांधल हुए चेहरे के साथ वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, नाहिद उसका इंतजार कर रही थी। वो तेजी से उसकी अनाबा बढ़ी और उसे गिरेबान से थाम लिया। तुमने कहा था कि तुम शाम से पहले घर वापस आ जाओगे, लेकिन तुम किसके साथ थे? पूरी रात गुजर गई, आखिर इतना भी कौन सा जरूरी काम था? और उसने नरमी से नाहिद के दोनों हाथों को थाम लिया। मैं किसी के साथ नहीं था नाहिद, मैं एक जरूरी मीटिंग में था और बर्फबारी की वजह से रोड ब्लॉक हो चुका था। मुझ पर एतमाद रखो। आज उसकी आंखों में दुख था। नाहिद कितनी देर उसका चेहरा देखती रही और अभी 6 माह पहले ही वह दोनों शादी कर चुके थे। दोनों से ही एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। वो नाहिद से जितनी मोहब्बत करता था वो उस पर उतना ही शक करती थी। आए रोज ही उसके वजूद को उधेड़ उधेड़ कर उसके मतलब जानने की कोशिश करती रहती। हालांकि उसे यकीन था कि मुकाबिल उस पर जान देता था। बिलाल अहमद इस रिश्ते पर खुश ना थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खामोशी इख्तियार करना पड़ी। यह सिर्फ यह सोचकर कि वह उनके बेटे की पसंद थी, लेकिन शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही उसने रियाज अहमद से बहस और झगड़े लगाने शुरू कर दिए। उसे उसके घर से बाहर जाने पर भी ऐतराज था। वो चाहती थी कि वह उसे हर पल अपने साथ रखे और उस वक्त नाहिद का सुर्ख चेहरा देखकर वो यह सोच रहा था कि जब उसे उस लड़की के बारे में इल्म होगा तो न जाने वह कैसा रिएक्ट करेगी। इसी सोच ने ही उसका दिल अच्छा खासा परेशान कर दिया। वो नाहिद को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता था, इसीलिए नरमी से उसे अपने करीब करते हुए सुकून से उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, चाहे मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। नाहिद का खूबसूरत वजूद उसके लिए किसी नेमत से कम ना था। उसने बाल बखरट हुए उसके चेहरे पर गिरा दिए। तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी। जिस दिन तुम किसी और के हुए ना, उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, इतना याद रखना रियाज। और रियाज ने शिद्दत से उसके लबों को छू लिया। अपने अंदर फैली हुई बेचैनी, इस्ताबा और सिद्दतों को वह उसके लबों पर न्योछावर करते हुए उसे खुद में समेट रहा था। बेड पर उसे गिराते हुए वह उस पर हावी हुआ तो नाहिद ने भी अपना वजूद से उसके वजूद के सारे तारों को छेड़ते हुए वह आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी हो रहा था। कमरे में हल्की फुल्की सागुज़ी मोहब्बत के रंग और बिखरी बिखरी सी चाहत ने अजीब सा माहौल बना दिया था और उस माहौल में वह एक दूसरे में गुम सारी दुनिया को भुला चुके थे। नाहिद के करीब आकर एक पल के लिए उसका वजूद सारी अवगहियों को भूल चुका
था। काफी देर डकाट हुए सर के साथ वह वहीं बैठी रही और फिर उठकर किचन में चली गई। वो रात से भूखी थी। फ्लैट के किचन में हल्का फल्का सामान रखा गया था और उसे महसूस हुआ जैसे वह पहले भी वहां आता जाता रहता था। अपने लिए कप चाय बनाने के बाद उसने चाय पी और कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद बेड पर लेट गई। कुछ ही देर के बाद उसका ज़हन सारी तकलीफों को भूलते हुए नींद की वादियों में चला गया और वह सोती चली गई। और आने वाली जिंदगी में क्या होना था यह सब कुछ उसके बस की बात ना थी, लेकिन अब जो होता देख लिया जाता। आज वो ऑफिस नहीं जा पाया। तकरीबन दिन के 12 बजे तक वो सोता रहा और दिन के 12 बजे के बाद वो उठा और फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ गया। लाउंज में ही उसे व्हीलचेयर पर बैठे हुए बिलाल अहमद साहब दिखे और वो उनको सलाम करता हुआ उनके पास ही बैठ गया। नाहिद कहाँ है बाबा, नजर नहीं आ रही। उन्होंने एक नज़र उसे देखा। उनके दाएं बाजू और टांग पर असर हुआ था, लेकिन हटंगा तौर पर वो बातें बिल्कुल ठीक किया करते थे। और डॉक्टर ने यह भी तसल्ली दी कि कुछ ही अरसे के बाद उनका दाया हिस्सा भी काम करना शुरू कर देगा। वो सुबह ही शॉपिंग के लिए निकल गई है तो मी बता करने गई। नाहिद की यह आदत बहुत अजीब थी। अगर वह घर पर भी होता तो उसे कम ही वक्त दिया करती, हर वक्त अपने मशगूलों में मसाफा रहा करती। और क्या बात है, कल काफी लेट भी हो गए थे और परेशान भी हो। बिलाल अहमद ने उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछा। जब उसने एक नज़र बाप को देखा और फिर सारी हकीकत को बाप के सामने खोलकर रख दिया। वो हैरत से अपने बेटे को देखते रहे और वो पाउई को अच्छी तरह जानते थे और यह भी जानते थे कि वो बकेड़ा और बकालका लड़की है, वह कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। लेकिन उसके घर वालों की सोच पर उसे अफसोस हुआ था। तुमने पाउई से निकाह किया है और यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर असर पड़ सकता है। वही तो मैं सोच रहा हूँ बाबा, मैं किसी भी सूरत नाहिद को खोना नहीं चाहता। उसने परेशानी से बाप को देखा। अब दोनों ही तुम्हारी बीवियां ही और पाउई के साथ निकाह चाहे जिस तरह भी हुआ, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है। उसे अगर अकेला छोड़ दोगे तो वह बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी। लिहाजा मामले को खुश सलोबी से हैंडल करने की कोशिश करो ताकि किसी की भी आकटाही ना हो। उसका बाप बात समझ चुका था, लेकिन यह सब कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने फिल वक्त के लिए सब कुछ वक्त के हवाले कर दिया और कुछ सामान फ्लैट में मजीद भिजवा दिया। नहीं चाहता था कि वह उसे निकाह करने के बाद किसी भी परेशानी का शिकार हो। चंद ही दिनों के बाद वो एक बार फिर अपनी रूटीन से दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी और एक बार फिर रियाज अहमद के सामने वही बटन में पाउई खड़ी थी। सर आप यह फाइल्स देख लीजिए और सिगिंग काजा भी कर दीजिए, और मैंने उनको कल ही रेडी कर दिया था। उसने टेबल के सामने फाइल रखते हुए रियाज अहमद को एक नज़र देखा और फिर दोबारा नज़रों को झुका लिया। और रियाज अहमद को उसका यह फैसला अच्छा लगा था कि उसने उसकी जिंदगी में मुदखलता करने की बजाय सब कुछ हालात के रहमो करम पर छोड़कर एक बार फिर वहीं से आगाज कर लिया था। आज उसकी नज़रों में कुछ और था। आज सामने खड़ी लड़की उसकी बीवी थी। बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, रियाज अहमद ने कहा तो वह एक नज़र उसे देखते ही उसके सामने बैठ गई। देखो, मैं अभी यह सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें वह हक नहीं दे सकता और ना ही तुम कभी नाहिद की जगह खड़ी हो सकती हो। वो तामुल से उसकी बात सुनती रही। उसके तीखे नए नाकों पर मुकाबिल की गहरी नज़र थी। आज उस निकाह को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन उस लड़की ने किसी किस्म का मटलबा ना किया था। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सर, बस अपना नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहने दी, क्योंकि औरत हर एक मर्द को अपने शौहर के दर्जे पर अकेटा नहीं कर सकती। आप यह मेरे लिए एक बॉस से बढ़कर कुछ भी नहीं, उसने बेहद नरम लहजे में कहा था। और वो काफी देर उसके हिलते हुए लबों को देखता रहा। नाहिद से मुख्तलिफ थी, तामुल मिजाज बुअदबाई से बात सुनने वाली और हालात से सब्र को जोड़ देने वाली। और उसी वक्त दरवाजा खुला और आई हुई नाहिद अंदर दाखिल हुई थी। उसे यूं अंदर आता देखकर रियाज अहमद उठ खड़ा हुआ, परेशानी से पलटकर पाउई को देखा और उससे पहले कि पाउई बाहर चली जाती उसने शिद्दत से पाउई का हाथ थाम लिया। यही लड़की थी जो उस रोज तुम्हारे साथ मीटिंग पर भी थी और तुमने मुझे कहा था कि तुम वकर के साथ हो। मेल वकर, नाहिद की आवाज हमेशा की तरह सख्त और बुलंद थी। इसे जाने दो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। और पलक झपकते ही वो रियाज अहमद के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उस रोज ही मुझे इल्म हो चुका था। ऑफिस में मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे तुम्हारी पल पल की खबर देते हैं। पिछले दिनों से इस लड़की के साथ बातचीत के सिलसिले से भी मैं वाकिफ हूँ और आज तुम्हें नंगे हाथों पकड़कर तुम्हारा भांडा भी तुम्हारे सामने ही फोड़ चुकी हूँ। नाहिद ने ऑफिस का भी लिहाज ना किया और उसने सख्ती से नाहिद के हाथों को थाम लिया। यह कैसी बातें कर रही हूँ? मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पाउई बाहर जाने लगी थी, लेकिन नाहिद ने उसे एक बार फिर रोक लिया। तुम यहाँ काम की आड़ लेकर जिस मकसद के लिए आती हो वह मकसद तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तुम जैसी बड़केड़ा लड़की। और पाउई ने सख्त नजरों से उसे देखते हुए टोक दिया। खबरदार, यह मेरे किरदार का जिक्र भी मत कीजिएगा। उसने आज तक अपने किरदार पर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उसे यह आवाज उस वक्त उठानी चाहिए थी जब रजिया ने उसके किरदार पर बात कर रही थी, लेकिन आज वो एक बार फिर खुद को उनके सामने अमलूबा नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने खड़ी होकर मेरे ही मुकाबले पर उतर आओ? वो शिद्दत से धा आई और फिर पलटते हुए उसने रियाज अहमद का गिरेबान थाम लिया। यह है तुम्हारी हकीकत, तुम एक बदचलन शख्स हो। और रियाज अहमद ने सख्ती से खींचते हुए उसे
अपने करीब कर लिया था, निकाह में है, वह मेरी बीवी है, वह भी मेरी, और खबरदार अगर यह तुमने तमाशा लगाने की कोशिश की। वह तंग आ चुका था रोज की किक से और उसकी शक भरी बातों से, उसके इलमटा से, और आज गुस्से में उसने वह लफ्ज दोहरा दिए कि उसे कितनी ही देर वह देखती रही। नाहिद के तो तन बदन में आग लग चुकी थी। 1 मिनट से पहले ही उसने सारे ऑफिस का हुलिया ही बिगाड़ दिया। सारे वक्स के सामने उसने उन दोनों के पोल को खोल दिया और उनके किरदार को इतना दागदार कर दिया। पाउई भी रोती हुई वहां से निकल गई थी। रियाज अहमद ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में अब मकस रही सड़कों पर घूमता रहा। नाहिद की बातों से, उसके इलमटा से उसके अंदर एक हशर बर्पा हो चुका था। ना जाने कब गाड़ी मोड़ते हुए वह हवेली की जानिब आया, लेकिन नाहिद पहले ही वहां से जा चुकी थी और न सिर्फ वहां से अपना सारा सामान लेकर गई बल्कि बिलाल अहमद साहब के साथ भी अच्छी खासी बदसलूकी कर गई थी। और बिलाल अहमद साहब को तो वह लड़की पहले ही खासी पसंद ना थी, लेकिन उस वक्त घर की बहू होने के बावजूद उसका यह रवैया उनके लिए नाकबिल बर्दाश्त था। कमरे में दाखिल होते ही वह औंधा मुंह बेड पर लेट गया और उसे पास से यह उम्मीद ना थी। वो आज तक एक एक पल की उस पर नजर रखती थी और आज ऑफिस में भी अपने कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए जो उसे पल पल की खबर देते थे। क्या वो रियाज अहमद को इतना बड़केड़ा समझती थी? मुसलसल उसके बारे में सोचते हुए वो अपने आने वाली जिंदगी को तरतीब दे रहा था। जहां उसे मालूम था कि नाहिद आसानी से वापस नहीं आएगी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अगर वह पाउई को छोड़ने की कोई भी शर्त आयद करेगी तो वह उसकी शर्त भी मान लेगा। ऑफिस से वापस फ्लैट तक आने वाले सफर में कितनी कीमत थी सिर्फ वही जानती थी। वो लड़की जिन पर घर वाले एतमाद नहीं करते उनको मसाह भी अच्छे लफ्जों में याद नहीं करता, और इस बात का अंदाजा उसे अच्छी तरह हो चुका था। आज उसके साथ जो कुछ हुआ था सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त था, लेकिन इस सब के बावजूद रियाज अहमद का रवैया यही एक पुरस्कूना बात थी। वह चाहती थी कि वह उसकी बीवी बनकर रहे, चाहे दूसरी ही सही, और वो किसी और शख्स की जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती थी। मुमताज बेगम अक्सर ही उसे कहा करती थी कि तलाक लेकर दूसरे शौहर तक जाने वाली औरतों की जिंदगी में जितनी मुश्किलें होती हैं वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और यही वजह थी कि वह रियाज अहमद से भी मन्नी नहीं तोड़ना चाहती थी। उस शाम ही वह नाहिद के घर चला गया। उसने लाख मिना आटा समटा कर ली, लेकिन नाहिद बात मानने वाली ना थी। उसने धाट काट हुए उसे घर से निकाल दिया और कहा कि वह उसकी जिंदगी में ही नहीं रहना चाहती। सिर्फ उसे जलाने की गाह से वह अपनी मनमनियों पर उतर आई। वही बातें जो रियाज अहमद मना किया करता था वो बातें उसके सामने दोहराने लगी। मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा, मैं उसे तलाक दे दूंगा, और मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज तक उसके करीब नहीं गया। और नाहिद ने उसकी इस बात पर भी यकीन ना किया। ना जाने तुमने कब से उसे अपने पास रखा है अपनी रखेल बनाकर, और आज तुम उसे मेरे सामने अपनी बीवी कह रहे थे। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी लेकिन यह नहीं भूल पाऊंगी, तुमने मुझे धोखा दिया है रियाज अहमद, और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि धोखा किसे कहते हैं। वो उस रोज उसके दरवाजे से वापस लौट आया। बिलाल अहमद ने उसे कहा कि वह जाकर पाउई को उस घर में ले आए, और यह उनका हुक्म है। अगर नाहिद उसकी बीवी है तो जब तक नाहिद उस घर में नहीं आ जाती वो पाउई को जाकर ला। तुम जैसे बकलना शख्स से लेकर रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। और अगले आने वाले दिनों में उसने हकीकत में रियाज अहमद पर केस कर दिया। खुला का वो उससे दूर जाना चाहती थी और यह इल्जाम आयद कर दिया कि वो उसकी मौजूदगी में भी कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखता है और अपने ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ भी एक अरसे से नाजायज ताल्लुकात में रहा है। वो उसके सामने आज भीख मांग रहा था। और मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ नाहिद, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी से दूर जाकर अपने लिए मुश्किलता खड़ी मत करो। जबकि वह कहर भरी नजरों से उसे देखती रही। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, मैं तुम्हें बताऊंगी कि धोखा देने की सजा क्या होती है। उस रोज उसने तलाक के कागजात पर दस्तखत करते हुए नाहिद को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। वो नहीं जानता था कि उस पर यह वक्त भी आएगा। यह सब कुछ उस एक रात का नतीजा था। वो जब से उसकी जिंदगी में आई थी उस पर मुसलसल शक करती जा रही थी। हट्टा के कितनी बार उसके बाप के सामने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी थी जो उसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वह हमेशा डागुआ करता। लेकिन आज उसे हर ताल्लुक खत्म करने के बाद वो उसे चैलेंज करती हुई नजरों से देखती हुई दूर जा रही थी, जबकि वो अभी भी खड़ा उसकी पुश्त को देख रहा था। उस रोज वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और टूटकर बिखरते हुए वो बेड पर गिरा और शिद्दत से चीख पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसने पाउई को घसीटते हुए अपने करीब कर लिया, जबकि उसका टूटा बिखरा वजूद देखकर उसे खुद पर भी अफसोस हुआ। उसने यह तो नहीं चाहा था कि वह शख्स इस तरह बिखर जाए। नरमी से उसके सीने पर हाथ रखते हुए वह उसके करीब चली गई। सब्र करें, कुछ रिश्तों का जिंदगी से चले जाना ही ठीक होता है। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती होंगी, वरना मोहब्बत को ठुकरा कर जाने की गलती कोई नहीं कर सकता। उसे भी यकीन था कि नाहिद अपना केस वापस लेने के बाद उसकी जिंदगी में दोबारा पलट आएगी, लेकिन सारा यकीन मलीमता हो गया। वो लड़की वापस नहीं पलटी, बल्कि बगैर किसी इड्डटा के ही उसने तीसरे रोज ही अपने दोस्त अली से निकाह कर लिया, जिसके साथ वो अक्सर घूमती फिरती थी। और क्या उसे नीचे दिखाने के लिए इस हद तक चली गई कि उसने शरीयत को भी पसपा डाल दिया। और उसे यकीन था कि अली उसके लिए अच्छा इंतखाब ना था। जिस रोज उसने अली के साथ निकाह किया उस रोज भी उसके दिल पर कयामत बरपा थी। वह घर आया तो काफी देर सर झुकाए वहीं बैठा रहा और अपने अंदर की घुटन को सिगरेट से कम करते
करते हुए वह सारी परेशानियों को धुएं में उड़ाना चाहता था जब पाउई ने नरमी से उसके हाथ से सिगरेट ले लिया। मैं आपके साथ हूँ अपनी आखिरी सांस तक और आप हर दुख मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे मैं आपकी मदद ना भी कर पाऊं लेकिन आपको सुन सकती हूँ। और वह काफी देर उसके पुरस्कुना चेहरे को देखता रहा। तुम पर कितनी कीमत माकर गुजर गई है, तुम्हें अपनों ने बड़केड़ा कह दिया, छोड़ दिया, टल्लू खत्म कर दिया, लेकिन तुम इतनी पासकुना रहती हो। बिल आखिर वो उससे पूछ ही बैठा। मैं पासकुना रहती हूँ क्योंकि मैं खुदा पर यकीन रखती हूँ, वो हमसे बेहतर लेकर बेहतरीन से ना बटा है। उसने सारे घर वालों को मुझसे छीन लिया लेकिन उसके बदले में मुझे आपके हवाले कर दिया, एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो अपनी मोहब्बतों को निभाना जानता है, जो रिश्ते की बारीक बारीकियों से वाकिफ है। वो कभी कभी अपनी मुंह से मिलने भी चली जाया करती थी लेकिन बाकी घर वालों से उसने ताल्लुक रखना जरूरी ना समझा। जो लोग मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं रह पाए उसे अपने आसान वक्त में उन लोगों की जरूरत ही ना थी। जबकि रजिया को अब मालूम हो चुका था कि उसे इतने अमे आडे के हाथों में सौंप कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। रियाज अहमद ने कदम बढ़ाते हुए उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया और उसके लबों पर आहिस्ते से झुकते हुए उसने वो सुकून महसूस करना चाहा जो सुकून उसके चेहरे पर फैला हुआ था। जबकि जिंदगी में पहली बार उसके लम्स को इतना करीब से महसूस करते हुए पाउई की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। उसने नरमी से उसके सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर धकेल दिया। उसके चेहरे पर फैले हुए हया के रंगों को वह काफी देर देखता रहा और फिर उसके एक बार फिर करीब चला आया। मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ, इस सुकून को महसूस करना चाहता हूँ जो मैं तुम्हारी अगाका में फैला हुआ है। नरमी से आंखें मुंडट हुए उसने खुद को उसकी बाहों में बखा दिया। वो हिस्क से उसे समेट रहा था और अपने वजूद की सारी परेशानियों को उसके वजूद से मिटाना चाह रहा था और उसे इकरार करना पड़ा कि उसकी कुव्वता उसके लिए सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। और पाउई भी बस आंखें मुंडा उसकी शिद्दत लम्स को महसूस कर रही थी। उस इत्मीनान के साथ के मुकाबिल उस पर मुकम्मल हक रखता था और 1.5 साल बाद नरम से रूई के गाले को अपने हाथों में समेटते हुए वो जैसे दुनिया जहां से गाफिल हो गया। बाबा इसे देखिए, यह कितनी खूबसूरत है। उसने बिलाल अहमद की जानिब बढ़ाया तो उन्होंने उस नरम से वजूद को हाथों में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि अल्लाह उन्हें बेटी से ना बटा, लेकिन आज अपनी पोती को हाथों में उठाकर उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो उसे लेकर बाहर चले गए। अस्पताल में मिठाई बांटने के बाद उन्होंने अपनी पोती के नाम के सड़क का भी आत्मा किया था। पाउई जब से उनके घर आई थी उनकी बेटी की ख्वाहिश पूरी हुई थी और आके की मालूम में उन्हें उनकी बेटी मिल गई। मुमताज बेगम भी अपनी नवासी को देखकर सड़कवाई जा रही थी। वो कदम कदम चलता हुआ उसके करीब चला आया। बहुत शुक्रिया मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए, उसने नरमे से झुककर पाउई के माथे पर लब रखे जबकि पाउई उसकी खुशी से चमकते हुए चेहरे को देखती रह गई। रियाज अहमद को अपनी जिंदगी में कोई पछतावा न था। उसे उस रोज जबरदस्ती मसल्लटा किया गया रिश्ता इतना हसीन होने वाला था, उसे अंदाजा भी ना था। अली ने चंद महीनों के अंदर अंदर ही नाहिद को तलाक दे दी। वो उसे जितना टॉर्चर कर चुका था वह आना तौर पर अच्छा खासा मैला हो चुकी थी। जबकि रियाज अहमद से राब्ता करने के बाद उसने न सिर्फ उससे माफी मांगी बल्कि उसे खुद पर अपने वाले जुर्म के बारे में भी आगाह कर दिया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। पाउई ने ठीक कहा था कि मोहब्बत को खो देने वाले लोग जितनी एटा से गुजरते ही बेटा नाकाबिल बर्दाश्त होती है। उसने मोहब्बत को खो दिया था, उसे पैरों में रौंद दिया और खुदा ने उसे इस सेटा से आशना करवाया। वो आज तक वैसी मोहब्बत पाउई से नहीं कर पाया था, लेकिन यह सच था कि वो उस लड़की के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था जिसने उसे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशियों से नवाजा, जिसने उसे बताया कि सुकून क्या होता है। इन रिश्तों के पीछे भागना महज बेवकूफ़ी है। जो रिश्ते हमें अपने पैरों की जूती समझते हैं, जिनके सामने हम कोई औकात नहीं रखते, और इस बात का अंदाजा हमें तब होता है जब हम उन रिश्तों को छोड़कर अपनी जिंदगी में सुकून लेकर आते हैं।